क्लास 12th। आज फिर आप एक नया इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एक अच्छा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अपना जो चैप्टर चल रहा है थर्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज आप एक अच्छा टॉपिक पढ़ रहे हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। 10 से 15 क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से होता क्या है। तो लास्ट वीडियो में भी मैं आपको बता चुका था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। एज टी इंक्रीज तो काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज ई के इक्वल टू 3/2 kBT। ये आप 11th क्लास में पढ़ के आते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी या स्पीड हम कह सकते हैं वो भी बढ़ती है, और स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी एक दूसरे के ऊपर टक्कर मारेंगे, जिससे उनका रिलैक्स करने का टाइम या रिलैक्सेशन टाइम कहें तो डिक्रीज हो जाएगा। तो हम सब एक चीज़ जानते हैं कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ml/ne² टो ए, और रेजिस्टिविटी का मैंने बताया था लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है लास्ट लेक्चर में। इसका फॉर्मूला ये होता है, और रेजिस्टेंस के उल्टे को बोलते हैं कंडक्टेंस, और रेजिस्टिविटी के उल्टे को कंडक्टिविटी। तो मैं सारे ही बता देता हूँ ये। तो देखिए यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर, हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, बाकी ये सेमीकंडक्टर में भी मैं इसको यूज करता हूँ, वो मैं वहीं पे बताऊँगा। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टी इंक्रीज किया, तो कौन सा फैक्टर घटेगा, तो टो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर डोमिनेटिंग फैक्टर आपको टो रखना, तो रिलैक्स करने का टाइम घट जाएगा, जो मैं उससे भी बता सकता हूँ। तो अगर टो डिक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, इंक्रीज। यहाँ भी अगर टो डिक्रीज करो तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज। और रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा तो कंडक्टेंस घटेगी, और रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, तो ये भी घटेगी। तो याद रहेगा, ये शॉर्टकट है इसका याद रखने का। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कंडक्टर की बढ़ जाती हैं, और कंडक्टेंस और या कंडक्टिविटी घट जाती हैं। क्लियर है मेरी बात, नोट करिए इसको। दूसरा, आप कई बार इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना, किसी भी टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस होगा वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे उसका रेजिस्टेंस 1 + अल्फा डेल्टा टी। अल्फा को टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आता है सर। तो फॉर्मूला कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। आप 11th क्लास की अगर बात करें तो उसमें बच्चे ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ते। मैं कहता हूँ कि वहाँ पे अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो वहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, चेंज इन लेंथ। किसी चीज़ को अगर गर्म करते हैं तो चेंज इन लेंथ हमेशा डिपेंड करती है बॉडी की ओरिजिनल लेंथ कितनी, अल्फा डेल्टा टी, उसकी ओरिजिनल लेंथ इंटू डेल्टा टी, इस पर डिपेंड करती है। या आपको ये याद आ हो किसी को कि लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, याद है क्या। तो यही चीज़ है, ये एल आपकी ओरिजिनल लेंथ है, जिसे मैं एल नोट कह रहा हूँ। तो यहाँ से अगर आप रेजिस्टेंस की टर्म में इसको लिखें तो रेजिस्टेंस को एल की टर्म में क्या लिखोगे आप, तो देखिए R इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, ml/ne² टो ए। तो आप देखिए एल डेल्टा एल ये सब आप यहीं से लिख सकते हैं। देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो सेम ही बात थी। डेल्टा एल को क्या मैं एल फाइनल माइनस एल इनिशियल यानी एल नोट अल्फा एल नोट डेल्टा टी लिखूँ, तो एल फाइनल इज इक्वल टू एल नोट उधर चला जाएगा, एक कॉमन आ जाएगा 1 + अल्फा डेल टी। और एल फाइनल को अगर इसकी टर्म में लिखा जाए तो इसमें चेंज होने वाला फैक्टर आपका आर फाइनल इंटू ne² टो ए अपॉन क्या आ जाएगा, m। इसी तरह आर इनिशियल ne² टो ए अपॉन m, तो ये कट जाएगा। तो आप लिख सकते हैं आर फाइनल इक्वल टू आर इनिशियल या आर नोट 1 + अल्फा डेल्टा टी। ये वही फॉर्मूला है। तो जिनके ये अल्फा कम होंगे उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने पे भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। क्या कहा इनका, अगर अल्फा स्मॉल है, इफ़ अल्फा इज वेरी स्मॉल, इसे टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं यहाँ पे हम,
तब टेम्परेचर बढ़ाने से भी देन ऑन इंक्रीजिंग टी फॉर टेम्परेचर, रेजिस्टेंस इंक्रीज वेरी स्मॉल, रेजिस्टेंस इंक्रीजेज वेरी स्मॉल। क्लियर है मेरी बात? तो ये एक काम की बात होती है, ये आपको याद रखनी है। ये हालांकि कंपटीशन लेवल पे ज़्यादा अच्छी है, बोर्ड्स लेवल पे इतनी नहीं है, पर आपको याद रखनी। जैसे इस पर बोर्ड्स का फेमस क्वेश्चन आता है कि जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होते हैं वो कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन के क्यों बनाए जाते हैं। तो एक तो रीज़न उनका यही होता है कि अल्फ़ा बहुत छोटा होने की वजह से इनका टेम्परेचर चाहे कितने भी डिग्री बढ़ा लो, इनका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बहुत थोड़ी बढ़ती है। दूसरा जो एलॉय होते हैं उनके रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें फ्री जो चार्ज कैरियर होते हैं वो अपने पाथ से लगातार डिफ्लेक्ट होते रहते हैं, तो वो डायरेक्ट एक डायरेक्शन में नहीं जाते, तो इस वजह से भी ऐसा होता है। तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो ओमिक कंडक्टर आता है और फिर नॉन ओमिक कंडक्टर। पहला कौन सा बताया मैंने? ओमिक कंडक्टर, और उससे अगला नॉन ओमिक कंडक्टर। तो कोई बड़ी बात नहीं है ये, ओमिक और नॉन ओमिक 10th क्लास में पढ़ के आए आप। ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर देखिए, जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, जो सब्सटेंस या मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, उन्हें ओमिक कंडक्टर कहा जाता है। सीधी सी बात यह है, दीज कंडक्टर क्या करते हैं? ओबे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है कि किसी भी तार के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करो तो उसमें फ्लो होने वाले करंट के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वी आई ग्राफ इनका हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। वी आई ग्राफ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। एग्जाम्पल इसमें जो मेटल इसके अंदर आते हैं वो सभी सी की कैटेगरी में माने जाते हैं लगभग। तो इसका जो वी आई ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, ये आई, ये वी। वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना चाहिए हमेशा। नोट्स बनाते टाइम आप पॉज कर करके देखते रहे ना। मेरी वीडियो में तो अक्सर ऐसा होता है कि जब टॉपिक पूरा हो जाता है मैं खुद ही बोल देता हूँ कि अब इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि फिर उसमें करेक्शन के चांस नहीं बचते। क्लियर है बेटा? लिक्विड में भी एक लिक्विड होता है हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ये भी एक काम का टॉपिक है कि कौन सा सॉल्यूशन करता है, तो कॉपर सल्फेट। और वी आई ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा ये थीटा, जो स्लोप होगा यानी ये tan थीटा का लिखे तो v बाई आई के इक्वल होगा, तो हमेशा आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराएगा। इसको हम लोग फिक्स रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। नोट करिए अब इसको। अब अगला पढ़ेंगे हम नॉन ओमिक कंडक्टर। तो नॉन ओमिक कंडक्टर में अगर बात करें तो नॉन ओमिक कंडक्टर एक टाइप के कंडक्टर ही होते हैं, बट ये क्या है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। दे डू नॉट ओबे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को साहब ये फॉलो नहीं करते, यानी V प्रोपोर्शनल टू I नहीं होने वाला। क्या इनमें वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगी? तो वी आई ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन, ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। इनमें स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, सीधी सी बात यह है। मान लीजिए अपना आई, ये वी, तो ये ऐसे होता है कुछ। ये हमारा टॉर्च के लिए आता है, टॉर्च का जो बल्ब आता है उसमें ऐसे ही होते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो गया इसका, वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। हाँ, अगर स्ट्रेट लाइन हो भी, एक दो केस में मिल जाती है स्ट्रेट लाइन, तो वो स्ट्रेट लाइन हमेशा ओरिजिन से पास नहीं होगी, वो ऐसे जाएगी। ये हमारा वाटर वोल्टमीटर का होता है। वाटर वोल्टमीटर के लिए बताया मैंने। बाकी जो जंक्शन डायोड होते हैं, जो आपका 14 चैप्टर है, वहाँ कुछ ऐसे बनते हैं। पीएन जंक्शन डायोड का होता है, पीएन जंक्शन डायोड। ये सेमीकंडक्टर होते हैं बेसिकली। तो इनमें जो ग्राफ में वी आई ग्राफ से जो स्लोप मिलता है, उससे जो रेजिस्टेंस मिलता है कई जगह, वो आपका स्टैटिक नहीं होता, वो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। तो वी आई ग्राफ इनमें कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होता। अगर हो भी तो वो ओरिजिन से पास नहीं होगा। जैसे यहाँ स्ट्रेट लाइन है बट ओरिजिन से पास नहीं है। क्लियर मेरी बात? अब नोट करिए आप इसको।
एग्जाम्पल यही है, ट्रांजिस्टर, डायोड, टॉर्च बल्ब, वाटर वोल्टमीटर, ये एग्जाम्पल ही है इसके। नोट करिए बेटा, वीडियो पॉज करके नोट करिए इसको। नेक्स्ट टर्म आती है हमारी सुपर कंडक्टिविटी। तो देखिए आपको एक चीज़ बता दूं जो आपको पता भी है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ किसी भी कंडक्टर का तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो क्या इसका उल्टा भी ट्रू होता है? तो बिल्कुल इसका उल्टा भी ट्रू होता है। क्या कि जब किसी कंडक्टर का टेम्परेचर हम डिक्रीज करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आने के बाद उस कंडक्टर का सारा रेजिस्टेंस या कहीं रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है। टेम्परेचर पर आने के बाद क्या हो जाता है कि उसका सारा रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी खत्म हो जाते हैं। इस फिनोमिना को हम लोग सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं और वो जो नॉर्मल कंडक्टर था वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। और इस टेम्परेचर को हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर बोलते हैं। ये हमारा मरकरी में पाया जाता है। किसमें? मरकरी में। यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर लें और यहाँ पे रेजिस्टिविटी लें तो मरकरी की कुछ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है, मान लीजिए कंडक्टर है, ये इसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है। फिर एक टेम्परेचर 4.2 केल्विन आता है, 4.2 केल्विन। इस टेम्परेचर से कम आते ही एकदम से इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। 4.2 पे आते ही ये बिल्कुल एक सुपर कंडक्टर बन जाता है। इसका सारा का सारा जो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस का है वो खत्म हो जाता है। इसको बोलते हैं इसका क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर किसके लिए ग्राफ? मरकरी के लिए, Hg के लिए। क्लियर है मेरी बात बेटा? सभी को समझ में आई क्या होती है? देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर और ये फिनोमिना क्या है? सुपर कंडक्टिविटी। टेम्परेचर कम करने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी घटती चली जाती है, सब कुछ कम होते चले जाते हैं। इसी फिनोमिना को हम लोग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो मैंने जो समझाया है आपको वो लिख भी दिया है। द फिनोमिना ऑफ कंप्लीटली लॉस ऑफ रेजिस्टिविटी बाय अ सर्टेन मेटल व्हेन दे आर कूल्ड बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। ये समझाया मैंने आपको कि जब किसी कंडक्टर को या मेटल को आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से कम पर ले आते हैं तो उसकी सारी रेजिस्टिविटी खत्म हो जाती है। इस फिनोमिना को सुपर कंडक्टिविटी कहा जाता है। और इस टेम्परेचर को जिस पे हुआ क्रिटिकल टेम्परेचर, मरकरी के लिए कितना है? 4.2 Hg। और 2019 CBSE बोर्ड में आया हुआ, ये मैं इसकी बता दूँ बात। उस टाइम पे कहा गया था कि आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है, बस हम लोग कुछ कम पढ़ते हैं, वही है। ठीक है बेटा, तो ये नोट कर लें आप। सुपर कंडक्टिविटी आपका हो गया, ओमिक कंडक्टर हो गया, नॉन ओमिक कंडक्टर हो गया, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का इफेक्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कार्बन रजिस्टर, बिल्कुल अलग का टॉपिक कार्बन रजिस्टर। ठीक है बेटा।